हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो हम लोगों ने अभी एक लास्ट टेस्ट सीरीज वाला जो सबसे पहला टेस्ट लिया था उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसका जो टेस्ट लिया था हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे, उसके क्या क्या आपने आंसर्स दिए हैं, उससे आप अपना जो है आंसर्स मैच कीजिए और यहाँ से सॉल्यूशन सारे के सारे आप देख पाएंगे। राइट, सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था टेस्ट पेपर का वो क्या था? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा। The value of the electric field at the center of the disk is sigma upon 2 epsilon naught. With respect to the field at the center, the electric field along the axis at distance r from the center of the disk reduced by। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो हम क्या करेंगे, देखिए तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, ये होता है बेसिकली E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा। ठीक है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं मे बी, और जेई नीट एग्जाम में तो 100% आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। राइट, अब इसने बोला कि ये तो हमारा एक्स डिस्टेंस पर फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसने कहा कि सेंटर पर फील्ड है मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ आर डिस्टेंस पर जो फील्ड होगा वो कितना रिड्यूस हो जाएगा सेंटर के कंपैरिजन में। तो एट आर डिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ पर फील्ड, देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू आर फील्ड देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रखोगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो दिस बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर को लिखोगे तो अंडर रूट एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट 2r माइनस आर अपॉन यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2r। ये हो गया आपका क्या फील्ड एट एक्स इज इक्वल्स टू आर डिस्टेंस। तो देखो जरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 एंड ये हो जाएगा हमारा आर कॉमन आ जाएगा एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचा रहेगा एंड दिस इज व्हाट आर। करेक्ट, आर से आर कैंसिल भी हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो √2 से √2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो ये फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस 1 अपॉन √2। करेक्ट, ये आ गया एट डिस्टेंस r। अब सेंटर पर फील्ड है मेरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि इसमें बोला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है सेंटर पर फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस वन। तो ये कितना फील्ड हमारा रिड्यूस हो गया, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो भाई इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, रिडक्शन अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा सेंटर पर फील्ड था माइनस जो हमारा ये फील्ड आया एट डिस्टेंस r, तो सेंटर वाला फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फील्ड है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, किस में से किसको माइनस कर रहे हैं हम, बेसिकली सेंटर वाले फील्ड में से आर वाला जो फील्ड आया है आर लोकेशन पर उसको माइनस कर रहे हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 और आएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास बचा सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया मेरा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, तो परसेंटेज चेंज इसने पूछा है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अपॉन सेंटर पे जो फील्ड था हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 अपॉन रूट 2। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 100। और जब इसको आप सॉल्व करोगे अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करके, तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 की वैल्यू आप जानते ही हो 1.414। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 70.7%, करेक्ट। इसको आपको सॉल्व करना, दैट्स इट, ये इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज 70.7%। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a, दिस वन इज रेडियस a, हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। ये अंदर वाला जो स्फीयर है a रेडियस वाला, उसमें हमारा कितना चार्ज है 2q चार्ज है। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस b एंड आउटर रेडियस c is concentric with the solid sphere and has a net charge -q. The surface charge density on inner and outer surfaces of the spherical cell will be, अब देखो surface charge density निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो इनर और आउटर सरफेसेस पर चार्ज चेक कर लो कि जो हमारा सेल है इसके इस वाले इनर सेल पर कितना हमारा फील्ड चार्ज होगा, इस वाले रीजन पे कितना चार्ज होगा, और ये आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखो जरा ध्यान से, भाई हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है 2q, इसमें चार्ज है 2q इस सरफेस पर, ठीक है। तो इस 2q की वजह से इनर सरफेस पर -2q डेवलप हो जाएगा, इंडक्शन की वजह से -2q डेवलप होगा। अब अगर यहाँ -2q डेवलप हुआ है तो आउटर सरफेस पर +2q डेवलप होगा, ठीक। और -2q जो है हमारा ऑलरेडी उसके पास है पहले से ही, आउटर सरफेस पर -q ऑलरेडी था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कोसेंट्रिक विद दिस एंड हैज नेट चार्ज -2q। तो भाई नेट चार्ज मीन सारा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। तो आउटर सरफेस पर हमारा कितना चार्ज है -2q चार्ज, -q चार्ज है। तो अल्टीमेटली आउटर सरफेस पर चार्ज हो गया मेरा, नेट देखोगे तो q, और इनर सरफेस पर चार्ज हो गया मेरा, ये दिख रहा है आपको -2q। तो बस हो गया। अब आप क्या करोगे, सिग्मा जो इनर पर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा -2q अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा हमारा 4 पाई, और रेडियस इनर की कितनी है a स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, दिस इनर रेडियस इज b स्क्वायर, दैट वन इज b स्क्वायर। सो -2q अपॉन b स्क्वायर, और जो हमारा आउटर सरफेस वाला है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेसिकली आउटर सरफेस पर चार्ज इतना है तो q अपॉन 4 पाई, और c हमारी रेडियस है, क्योंकि स्फेरिकल सेल का स्फेयर का एरिया जो होता है वो इतना होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर विल बी व्हाट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F. The spares are kept fixed with the distance r between them. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at the midpoint of the line joining A and B. The magnitude of the net force on C will be this. अब इसने कहा कि एक चार्ज है मेरे पास A स्फीयर और एक दूसरा स्फीयर है मेरे पास B,
यहाँ पर एक स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ पर है, दोनों इक्वली चार्ज्ड है, तो हमने मान लिया भाई इन दोनों के ऊपर क्यू चार्ज है। आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, रिपेल कर रहे हैं किस फोर्स से, बीच का डिस्टेंस भी इन्होंने दे रखा है, ये डिस्टेंस है हमारा r, और फोर्स लग रहा है कितना, F, फोर्स ऑफ रिपल्सन है F। अब एक अनचार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर है C, उस अनचार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर को पहले इन्होंने क्या किया, A के साथ टच कराया, ठीक है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद A एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। तो A के साथ जब ये कॉन्टेक्ट कराएगा तो भाई जब A हमारा व्हेन A टचेज विद C तो क्या होगा, A पर चार्ज था Q, C पर चार्ज था 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज हमारा इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा दोनों पर। तो फिर अब इसको हमने रख दिया मिड पॉइंट पर, कहाँ रख दिया, मिड पॉइंट पर। तो जो तीसरा स्फीयर रखा है यहाँ पर, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q/2। पहले जो फोर्स लग रहा था वो F लग रहा था, जब ये C चार्ज, C स्फीयर हमने नहीं रखा, तो कितनी वैल्यू थी उसकी, उसकी वैल्यू आती KQ/r²। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ²/r², जब हमारे पास थर्ड स्फीयर नहीं लाया गया था। अब हम थर्ड स्फीयर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, ये Q/2 हो जाएगा, इसका भी Q/2 और इसका। अब इसने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C इज 0, तो इसका मतलब ये वाला और ये जो A अप्लाई करेगा इसके ऊपर फोर्स और B अप्लाई करेगा, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो जरा, तो अब इसने बोला कि आप जो है फाइंड आउट करो अनचार्ज स्फीयर C देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है C पर। तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। तो जब ये रिपल्सन होगा तो आप फटाफट से दोनों फोर्सेस निकाल लो, फोर्स ड्यू टू A कितना हो जाएगा ऑन C, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको F1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Q/2, तो ये हो जाएगा Q²/4 लिख दूं मैं सीधा सीधा, डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा KQ²/4 नीचे आएगा और r² और 2 ऊपर, 2 जब 4 हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ये, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पर 4 एंड दिस विल बी r², और यहाँ से स्क्वायर होगा और ये वैल्यू कट जाएगी, तो अल्टीमेटली यही मिलेगा KQ²/r², ठीक है। इसके बाद आप F2 निकालो, फोर्स ड्यू टू B ऑन C, देखो जरा कितना आएगा, F2 अगर हम इसको मानते हैं तो ये आ जाएगा हमारा K, B का चार्ज, C का चार्ज कितना है, Q इंटू Q/2, तो ये हो जाएगा Q²/2, KQ²/2 और डिवाइडेड बाय r/2, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा दिस, तो ये हो जाएगा KQ²/2 और ये 2 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2KQ²/r² आएगा, ठीक। अब नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाई, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है, तो F नेट हमारा कितना हो जाएगा, F नेट विल बी F2 माइनस F1, और ये आपको मिलेगा भाई, देखो ये है हमारा F के इक्वल है, ये F के इक्वल है जो आपने यहाँ अभी कैलकुलेट किया, दिस वन, देखो KQ²/r² F के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2F, तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा 2F माइनस F, तो आंसर हमारा आ जाएगा F आ जाएगा, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। आते जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसमें क्या बोला, इन द फिगर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया A इज गिवन बाय दिस व्हेन द सिस्टम इज इन एयर ऑन इमर्सिंग दैट सिस्टम इन द वाटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसको किसी भी सिस्टम को जब आप चार्ज वाले सिस्टम को कहाँ रख देते हो, दूसरे मीडियम में रखते हो, तो ये K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, चार्ज Q
आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ। अब देखो ये क्वेश्चन करा रखा मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार। तो जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन मिले जिसमें सारे चार्जेस सिमिलर नेचर के हों और सबकी वैल्यू सेम हो, तो किसी भी क्लोज शेप के सेंटर पर हमेशा फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है, अगर एक स्क्वायर पर सारे चार्जेस सिमिलर नेचर के और सबकी वैल्यू सेम है तो उसके सेंटर पर जीरो का फील्ड होगा, ठीक है। एक पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, तो एवरीवेयर दैट विल बी जीरो, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, 6 पर आते हैं अब। तो क्वेश्चन 6 क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा रखा है, थ्योरी के लेक्चर में आपने देखा भी होगा। तो मैंने बताया था कि जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं डायपोल को, यूनिफॉर्म फील्ड में, तो क्या होता है, इन यूनिफॉर्म फील्ड एक नेट फोर्स तो उसके ऊपर जीरो होता है, नेट फोर्स तो सिस्टम के ऊपर जीरो होता है, डायपोल के ऊपर जीरो होता है, बट जो टॉर्क लगता है वो होता है हमारा पी ई साइन थीटा, ये होता है हमारा। तो अब इसमें से देख लो जरा, अ फोर्स दैट विल डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब फोर्स लग ही नहीं रहा तो डिस्प्लेस क्या करेगा, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। फोर्स दैट विल डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट फील्ड, टॉर्क विच विल रोटेट इट विदाउट डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये विद डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ विद होगा ये, ठीक है, विद। तो अब डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। तो टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को रोटेट कराता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं जरा क्वेश्चन 7 पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द वर्क डन मूविंग दिस चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस दिस मीटर along the direction making an angle 60 degree with x axis is 10 joule, then the magnitude of the electric field। अब देखो वर्क डन आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर इसने कहा एफ क्या होगा, अब एफ यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E, तो Q इंटू E ये फोर्स हो जाएगा, आप जानते हो। S हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, cos थीटा हो गया, और W हो गया ये। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसी फॉर्मूले से आप सारी वैल्यूज निकालोगे। आपको क्या चाहिए, E पूछा है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू एस कॉस थीटा। तो W हमारा कितना है, देखो 10 जूल, Q कितना है हमारा 0.5 कूलम, S कितना है हमारा 2 मीटर, cos थीटा कितना है cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से हमारा ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, एंड आंसर विल बी 20 वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा 8 में क्या बोला भाई, इसमें स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दे रखा है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल या फिर इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज जीरो। तो अगर हमारे पास ये कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, तो अंदर जो है हर जगह फील्ड जीरो होगा, बाहर जो फील्ड होता है वो क्या होता है आउटसाइड, वो भी मैंने करा रखा है, वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका वेरिएशन मैंने प्लॉट कराया था आपको, किस तरह का होना चाहिए भाई, अंदर फील्ड जीरो है तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, ग्राफ हमारा ये इस एक्सिस पर ऊपर लाई करेगा, दिस वन, कहाँ तक लाई करेगा ये, जब R इज इक्वल्स टू R तक, मतलब इसकी रेडियस तक, एंड देन यहाँ पर हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी सरफेस पर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये फील्ड हमारा डिके करना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज बाहर फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 पर। हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट, इफ Q इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in units of volt meter associated with the curved surface B,
द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। अब देखो इसने क्या बोला कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है, करेक्ट। तो और इसने बोला कि जो B जो हमारा ये कर्व सरफेस है ये वाला, इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है ये कितना पास हो रहा है, ये पास हो रहा है आपका 5, कर्व सरफेस से 5 फ्लक्स पास हो रहा है। तो इस ए सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स पास होगा। अब ए और बी देखो दोनों सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों से सेम पास होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये निकाल लें कि भाई जो फ्लक्स है हमारा टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 5 टोटल हमारा कितना है, तो ये कितना हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड हमारा Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया टोटल। अब उसमें से कर्व सरफेस में से पास कितना हो रहा है, अब इस Q टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, Q टोटल को हम ये भी लिख सकते हैं, Q टोटल को हम लिख सकते हैं फाई जो B सरफेस से पास हो रहा है प्लस फाई जो A सरफेस से पास हो रहा है प्लस फाई जो C सरफेस से पास हो रहा है। और आप जानते हो A और C से इक्वल पास होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई B प्लस फाई A प्लस फाई C भी हमारा इक्वल है A के, तो हम ये लिख सकते हैं फाई A लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, फाई V कितना है हमारा, फाई टोटल हमने निकाल लिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है यहाँ। फाई V हमारा कितना, ये फाई दे रखा है, प्लस ये 2 फाई A हो जाएगा। तो देखो जरा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस, तो 2 फाई A इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। और यहाँ से आप देखोगे फाई A कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन 2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक में भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2-3 लाइन्स में सबके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन 10 की अगर हम बात करें तो इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट डायपोल एट द पॉइंट on the axial line and E that on the equatorial line at the same distance, यहाँ पर आपको ये E एक्सियल पर दे रखा है फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सियल लाइन, इसको हम कर देते हैं ये E A है एक्सियल लाइन पर, और ये E हमारा जो है यहाँ पर ये E जो है ये E इक्वेटोरियल प्लेन पर है, तो इसको E लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसने बोला कि इनमें रिलेशन क्या होता है, तो आप जानते हो, क्या जानते हो, शॉर्ट डायपोल है, तो शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर मैंने फील्ड बताया था K2 KP अपॉन R3, और एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पर मैंने बताया था KP अपॉन R3। तो आप देखो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में आप देख पा रहे हो कि जो EA है मेरा, इट इज़ ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, इट मीन्स द रिलेशन इज B ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 देखो, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एज इन। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है। और इसने कहा कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं और तीनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं। तो फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी आपको पता है, यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी, दिस वन लाइक दिस, ऑल द फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, आउटसाइड ठीक है, इस तरह से होंगी सारी फील्ड लाइंस, क्योंकि ये रिपल्सन होगा, यहाँ सब चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ फील्ड लाइंस विल बी देयर। सो इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगे। अब यहाँ पर इस तरह के 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से, एक डायग्राम दिख रहा है आपको B ऑप्शन में, एक दिख रहा है C ऑप्शन में। अब B ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो यहाँ पर जो गैप है फील्ड लाइन के बीच में, और ये जो गैप है इससे ज़्यादा गैप यहाँ है,
जबकि फील्ड चार्जेस सेम है, तो ये गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि फील्ड जो है वो सेम होगा, चार्जेस सेम है, इसलिए ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ए और डी तो हो ही नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन बचा सी, तो सी हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बिल्कुल करेक्ट स्केच किया गया। अब यहाँ देखो ये फील्ड लाइंस टच कर रही हैं, तो फील्ड लाइंस टच कर सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकती हैं। टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो एट द पॉइंट ऑफ टचिंग, तो टेंजेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, लाइक दिस। अब ये सिंगल टेंजेंट है, बट ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। क्रॉस करेगा तो दो टेंजेंट बन जाएंगे, तो वहाँ दो फील्ड आ जाएंगे। तो टच कर सकती है फील्ड लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को ये इशू आ रहा था कि फील्ड लाइंस टच कर रही हैं, तो क्या ये डायग्राम सही होगा या नहीं। तो यही डायग्राम सही है, बिकॉज टच करने से कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सही नहीं है, बिकॉज देयर इज ए स्पेसिंग, मोर स्पेसिंग इन दैट केस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 in the order are placed equally spaced along a straight line. Q2 and Q3 are equal in magnitude but opposite in sign. And if the net force on Q3 is 0, the value of Q1 is, तो Q1 आपको निकालना है, दिस वन इज Q1, करेक्ट। देखते हैं जरा Q1 क्या आएगा। तो इसने बोला एक लाइन है हमारे पास, उस लाइन पर चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 रखा हुआ है, इक्वली स्पेस्ड रखे हुए हैं, Q2 यहाँ रखा हुआ है और Q3 यहाँ रखा हुआ है। एंड Q2 Q3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। Q2 जो है वो इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है Q3 के, ठीक। एंड साथ में इसने बोला कि साइन इनका अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव है अगर, तो ये नेगेटिव है। उसके बाद इसने क्या बोला, इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, देन वैल्यू ऑफ Q1 इज, दिस वन इज Q1। Q1 की वैल्यू निकालनी, तो नेट फोर्स भाई 0 होगा, जिसका मतलब Q1 वाला जो फोर्स होगा और Q2 वाला फोर्स होगा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो Q1 फोर्स कितना अप्लाई करेगा, देखो, तो Q1 अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको, ये हमारा, ये दोनों अपोजिट हैं, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो फिर यहाँ 0 हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये Q1 जो है ये कैसा होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ जरा देखो क्या आएगा, Q1 Q3 के बीच में फोर्स कितना आएगा, फोर्स जो हमारा आएगा 1 और 3 के बीच में, ये इक्वल होना चाहिए फोर्स 2 और 3 का। क्यों? क्योंकि तभी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा। तो 1 और 3 का फोर्स कितना है, कि Q1 Q3 अपॉन, बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, कुछ भी हो सकता है, मान लो R है ये बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम बोल देंगे R²। ये इक्वल आ जाना चाहिए किसके, K Q1 ना, अब यहाँ पर Q2 होगा, और ये तीसरा चार्ज हमने लिया नेगेटिव, तो ये Q3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। बट यहाँ ध्यान रखना माइनस साइन भी आएगा, बिकॉज यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये हमने एज्यूम कर रखा है कि ये माइनस है, क्योंकि इसने बोला है अपोजिट इन साइन। या तो आप इसको माइनस एज्यूम करोगे या फिर इसको माइनस एज्यूम करोगे, तो किसी को भी माइनस एज्यूम करोगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा। अब देखो मैंने ये कहा था ना कि ये Q1 नेगेटिव आना चाहिए, तो देखना अभी ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आ जाएगा, इसमें आपको पहले से साइन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप नेगेटिव आएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझो। तो ये इक्वल है, मतलब K चला गया, Q3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या कैंसिल आउट होगा, 1 और 3 के बीच में ये आ गया। तो यहाँ पर जो फोर्स मिल रहा है हमें, वो क्या मिल रहा है, Q1 एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0, देन 2, 3 और 1, 3 का फोर्स आया हमारा, तो Q1 Q3 अपॉन R² इज इक्वल्स टू माइनस Q2 Q3 अपॉन R/2। इसको होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ, ठीक है।
तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा Q1 Q3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 Q2 Q3। अब ये Q3 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचा यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 Q2। लेकिन यहाँ आंसर में आप ध्यान से देखोगे तो Q2 है ही नहीं, बट यहाँ बोल रखा है कि Q3 इज इक्वल्स टू Q2। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 Q3। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि वैल्यू इन्होंने पूछी है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा। ये माइनस साइन तो क्या बता रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ इन्होंने सिर्फ वैल्यू पूछी है तो हमारा 4Q3 के इक्वल आ जाएगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm. The charge per centimeter of length of wire is Q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter, ये 1 है आपका, 1 meter symmetrically encloses the wire. The total electric flux passing through the cylinder surface is, अब देखो यहाँ ये वायर है, इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये हमारा एक सिलिंड्रिकल सरफेस मैंने यहाँ बना लिया। इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस हमारा आ जाएगा, ठीक है। एंड सिलिंड्रिकल सरफेस जो आएगा हमारा यहाँ से, ये क्या मिलेगा देखो, लाइक दिस, ठीक है। अब इस पे बोला कि इसका जो हमारा लाइन चार्ज है, ये जो वायर है इसके ऊपर चार्ज कितना दिया है, Q कूलाम दे रखा है पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर मतलब इसका लैम्डा दे रखा है, लैम्डा अपॉन, लैम्डा क्या होता है, Q अपॉन L होता है। तो चार्ज पर सेंटीमीटर इसमें कितना दे रखा है आपका, Q दे रखा है, या फिर हम ये कह लें कि लैम्डा जो दे रखा है वो Q दे रखा है, बट ये लैम्डा पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो लैम्डा जो पर सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर में जो चार्ज है हमारा वो Q है। तो अब यहाँ इसने पूछा कि अगर हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं जिसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर, ये रेडियस क्या है, 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि भाई फ्लक्स क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड कितना है इस सिलेंडर के अंदर वो हमें निकालना है। तो भाई सिलेंडर की लेंथ कितनी है, हमें पता है सिलेंडर की लेंथ है 1 मीटर, ये 1 मीटर है। तो इस 1 मीटर में हम चार्ज निकालने हैं कितना इनक्लोज कर रहा है, और कोई चार्ज तो है नहीं सिलेंडर पे, कोई और चार्ज तो है नहीं। इसका मतलब ये जो चार्ज हमारा है जो इस वायर के ऊपर है यही चार्ज इनक्लोज करेगा। तो ये 100 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये हम पता लगा लें तो हमारा फ्लक्स पता लग जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर में Q चार्ज इनक्लोज हो रहा है तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 इंटू Q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि 100 सेंटीमीटर में इनक्लोज चार्ज हमारा कितना है, रेडियस से कोई लेना देना नहीं, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर विल बी 100 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो 1 मीटर में कितना करेगा, 100 Q, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज Q इज हैंगिंग बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स by a string of length L. Time period of the pendulum T0. When parallel plates are charged, the time period changes to T. The ratio T upon T0 will be. अब देखो जब ये चार्ज नहीं था इन प्लेट्स पर तो आप जानते हो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है आपका, √2 पाई √L अपॉन G, करेक्ट। तो जब हैंग नहीं किया गया था तो टाइम पीरियड, जब हमारा चार्ज नहीं था तो टाइम पीरियड कितना था, T0 था। तो T0 की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ जब इसके ऊपर चार्ज दे दिया, इन प्लेट्स पर चार्ज भी लगा दिया, तो क्या होगा, ये जो पेंडुलम होगा
ये पेंडुलम हमारा क्या करेगा, इसके ऊपर एक चार्ज अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि इस पेंडुलम पर चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और जब ये अट्रैक्ट करेगी तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, QE फोर्स अप्लाई होगा। और ये QE फोर्स अप्लाई होगा तो जो एक्सीलरेशन आएगा हमारा इस पेंडुलम का नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा, एक तो इसमें G तो है ही नीचे की तरफ, प्लस इस QE की वजह से और एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन आएगा, वो कितना आएगा, QE अपॉन M, क्योंकि आप जानते हो F इजिकल्स टू होता है M इंटू A, तो A इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M, और F हमारा क्या है, QE, तो QE अपॉन M हो गया, ये A आ गया। तो इतना, अब फाइनली हमारे पास इतना एक्सीलरेशन आया किसका, इस पेंडुलम का, जब आपने चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में इसको हैंग कराया, मतलब प्लेट्स के ऊपर चार्ज जनरेट कर दिया। तो जरा नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L, G जो एक्सीलरेशन था वो अब क्या हो जाएगा, G प्लस QE अपॉन M हो जाएगा, ये आ गया। अब इसने पूछा, रेशियो पूछा है कौन सा, T अपॉन T नॉट, तो क्या करोगे आप, T अपॉन T नॉट निकाल लो, तो T हमारा ये रहा और T नॉट हमारा ये रहा, तो जब T अपॉन T नॉट करोगे तो यहाँ तो ये मिल जाएगा, L से L, 2 पाई से 2 पाई, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और T नॉट करोगे अपॉन में T नॉट, उसका G सबसे ऊपर चला जाएगा, तो G अपॉन G प्लस QE अपॉन M बचेगा, और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट का मतलब जानते हो आप, G अपॉन G प्लस QE अपॉन M, और अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी B विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन B विल बी करेक्ट, मतलब G अपॉन G प्लस QE अपॉन M हाफ पावर, ये करेक्ट है, ठीक है। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग टू अपोजिट चार्जेस 2 × 10⁻³ कूलम each separated by a distance 3 centimeter placed in an electric field, this torque acting on the dipole। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ये होता है। अब देखो यहाँ साइन थीटा आपको नहीं गिवन है, तो इट मीन्स आप डिफॉल्टली क्या एज्यूम करके चलोगे कि हमारा मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा होगा, दैट्स वाई साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आप डिफॉल्ट लेके चलोगे। तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला बचेगा P इंटू E। अब देखो क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है आपको, तो Q इंटू 2A लिख सकते हो, इसको इंटू P E लिख सकते हो ये, ठीक है, बिकॉज डायपोल मोमेंट इज Q इंटू 2A। चार्ज कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁶। लेंथ कितनी गिवन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा हो जाएगा ये 2A, 2 एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ, एक ही है, ठीक है, -2 हो गया, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁵। तो देखो जरा, 3 2 6 6 2 8 6 2 12 इंटू पावर कितनी हो जाएगी, 6 2 -8 एंड 5, तो ये बचेगा 10 का पावर -3 न्यूटन इंटू मीटर, 12 × 10⁻⁻3, ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय दिस, a charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चंस पेपर में थे आपके, तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर किया होगा। बाकी आप इसको जब यहाँ अभी देखोगे, अपनी आंसर कीज मैच करोगे, यहाँ से चेक करोगे सॉल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है ये पेपर, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, 45 मार्क्स का पेपर था, और अगर आपके 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी, बिकॉज पेपर इज वेरी इजी, ठीक है। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन रीजन में दे रखा है इतना, और चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड गिवन बाय। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया है तो चार्ज कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं हम चार्ज, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू सर्टेन रीजन एक्टिंग और रेडियली आउटवर्ड एंड गिवन बाय दिस, E आपको ये दे रखा है, अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A
सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय, तो ई इज इक्वल्स टू कैसे देखोगे आप, ई इज इक्वल्स टू होता है हमारा 4 पाई, ये होता है ई फाई, देखो फ्लक्स हमारा होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू एस, और ये कह लो ए, जो भी आपको लेना हो, ये होता है हमारा, ठीक है। और साथ में आप जानते हो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक। तो यहाँ क्या दे रखा है, आपको Q निकालना है, तो यहाँ से देखो जरा, दोनों को जब इक्वल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू एस की जगह मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना, फिर एरिया है ना, ई इंटू ए। तो अब स्फीयर दिया हुआ है आपको, कंटेन इन अ स्फीयर, तो कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज जो आएगा हमारा वो हो जाएगा, E तो हो गया मेरा कितना, A इंटू आर, A कितना हो गया, A कितना हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस दे रखी है यहाँ पर A, तो हम अभी A रख लेंगे, ये R की जगह A रख लेंगे, ठीक है। इंटू एप्सिलॉन नॉट भी क्रॉस में चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली आप देखो कितना मिल रहा है, Q इज इक्वल्स टू 4 पाई, यहाँ भी A पुट करोगे, यहाँ भी A पुट करोगे तो A क्यूब हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आंसर है। आप देख लो यहाँ से, और A और आएगा, ये एक्स्ट्रा A और आएगा। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A एंड B, एक चार्ज यहाँ पर A है, एक चार्ज यहाँ B है, इस शॉन इन फिगर, विच वन इज द फॉलोइंग, विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही हैं, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये हमारा चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, ये कंफर्म हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर फील्ड लाइंस डेंस हैं थोड़ी सी, 1 2 3 1 2 3 6 है, यहाँ पर 4 5 भी शो हो रही हैं, तो यहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो ज़्यादा है। ई ए और ई बी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ई ए मेरा क्या है, ज़्यादा है ई बी से। तो ये 2 पॉइंट मुझे समझ आ रहे हैं इस डायग्राम को देखकर, कि भाई एक तो चार्ज हमारा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो देखो ए इज़ पॉजिटिव, बी इज़ नेगेटिव, और ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया। अब सिंगल चॉइस है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 4q प्लस माइनस q प्लस 4q आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट दिस एंड दिस पॉइंट। देखो एक्स एक्सिस हमने बनाई है यहाँ पर, लेट मी सपोज दिस, एक चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, कितना प्लस का 4q, चलो रख देते हैं। एक चार्ज रखा है एक्स इज इक्वल्स टू a पर, मान लो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू a है, ये यहाँ रखा है माइनस का q, और एक चार्ज रखा हुआ है आपका एक्स इज इक्वल्स टू 2a पर, यहाँ रखा हुआ है अगेन प्लस का 4q। अब जरा ध्यान से समझ लेना कहानी को, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। इसने बोला ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बात कर रहा है ये जनरली सारे ऑप्शन में इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, और स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी बात कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये होता है कि भाई नेट फोर्स 0 हो रहा हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो सिस्टम है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपने चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और थोड़ा सा फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, और अगर आप उस फोर्स को हटा देते हो वहां से तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अगर वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया तो वो पोजीशन हमारी स्टेबल होगी। अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा चार्ज को डिस्प्लेस किया और जैसे ही आपने फोर्स रिमूव किया तो फिर वो वापस नहीं आया, वो हमेशा के लिए डिस्प्लेस हो गया। इट मीन्स ये जो आपका केस बनेगा, इसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो अब जरा चेक कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो चार्ज अगर हम प्लस क्यू की बात करेंगे तो माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम तो मिल जाएगा। माइनस क्यू की बात कर लेते हैं। ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ये प्लस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों पे अपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इस वाले पर देख लेते हैं, तो यहाँ ये प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, माइनस क्यू उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। लेकिन अब चेक ये करना पड़ेगा कि ये क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो -4q की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्प्लेस कर दें तो क्या ये बैक आएगा कंडीशन में। तो देखो अगर हमने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया मान लो इधर की तरफ, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, कौन सी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये भी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये भी फोर्स कम हो गया और ये भी फोर्स हमारा कम हो गया। तो फोर्स जब कम हो जाएंगे दोनों तो क्या होगा, वो वापस नहीं आने वाला। अगर एक फोर्स कम हुआ तो दूसरा फोर्स इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो रिटर्न होगा। भाई अगर आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया और एक फोर्स इधर लगा रहे हो, तो अगर ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, तो क्या होना चाहिए, ये वैल्यू भी हमारी उसी रेशियो में इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। बट होगा क्या, यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो ये वाला जो आप देखो, ये वाला जो फोर्स है हमारा, एक फोर्स जो लग रहा होगा इस माइनस क्यू की वजह से, इसके बीच का गैप बढ़ेगा, तो ये जब गैप बढ़ेगा इधर तो क्या होगा, गैप बढ़ने से क्या होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से भी गैप बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेबल में है क्या या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। अब पहले इसको भी देख लेते हैं फिर देखते हैं, तीनों को एक बार चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे, मान लो हमने इसको लेफ्ट या राइट साइड लेकर गए, तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इनके बीच का डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बीच का जो हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये वाले जो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आप इसको राइट साइड ले जा रहे हो तो क्या होगा, इधर डिस्टेंस बढ़ गया, इधर कम हो गया, तो फोर्स हमारा ये वाला तो बढ़ जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा भाई, एक फोर्स बढ़ गया एक फोर्स कम हो गया, रेशियो सेम रहना चाहिए ना। अगर एक ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ना चाहिए, तभी क्या होगा भाई, अगर मैंने इधर का 10 न्यूटन कर दिया तो इधर का भी 10 न्यूटन हो जाना चाहिए, तभी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ना सिस्टम। अब अगर आपके एक फोर्स इंक्रीज हुआ और दूसरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम में तो वैसे ही नहीं आएगा। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ एक फोर्स बढ़ रहा है एक फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो हमारा स्टेबल में आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है स्टेबल में। यहाँ और देख लेते हैं, इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम मान लो इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगी और ये डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, दोनों ही फोर्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ ये स्टेबल आ सकता है, ये भी स्टेबल आ सकता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो देखते हैं जरा कौन सा होगा, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये तो है, ठीक, बट ये चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखते हैं जरा। प्लस क्यू रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, एंड यहाँ ये माइनस क्यू है अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, राइट। तो इस केस में तो ये तो हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं करेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए, क्या होना चाहिए, Q इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो प्लस के 4Q है, दोनों प्लस के 4Q ये कैसे हो जाएंगे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिए, तो ये हमारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जो मैंने मेथड बताया उसको आप एक बार रीचेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से आंसर चेक कर लेना, फाइन, बिकॉज यहाँ इसके अकॉर्डिंग एक भी आंसर इसमें से मैच नहीं करेगा, राइट। सो मे बी देयर विल बी सम इशू इन द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट दैट। अब देखो यहाँ फील्ड लाइंस दे रखी हैं, अब आप देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट है। तो पॉइंट ए पर हमारा क्या है, फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फील्ड लाइंस में गैप ज़्यादा है,
यहाँ पर फील्ड लाइंस में गैप ए पॉइंट पर कम है। सिमिलरली सी और ए को देखेंगे तो सेम है, तो ये हमारा सेम आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बनेगी। तो ये सिचुएशन कहाँ बन रही है, ई ए इज इक्वल्स टू ई सी, ई ए इज इक्वल्स टू ई सी, ई ए इक्वल्स टू ई सी एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ई बी। ये वाली सिचुएशन आपकी बननी चाहिए। तो ई ए इक्वल्स टू ई सी एंड दिस मस्ट बी ई बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिस शुड बी योर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ई बी आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, ये ई ए और ये आएगा ई सी, दिस वन इज ई सी एंड दिस वन विल बी योर ई बी, करेक्ट। देन ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ई बी। सो ये आपको करेक्ट ऑर्डर मिल रहा है, तो आप इसमें चेक कर लेना, दैट मस्ट ऑर्डर मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फॉर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द डायपोल इज। अब देखो यहाँ पर डायपोल के लिए इसने बोला कि भाई डायपोल के लिए दो केसेस होते हैं। डायपोल के लिए दो फील्ड हम निकालते हैं जनरली, एक एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं, वो हमें मिलता है 2 kp अपॉन आर क्यूब, और एक हम निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो हमें मिलता है kp अपॉन आर क्यूब। तो इसने बोला कि अगर हम इसका चेंज देखें डिस्टेंस के साथ किस में ज़्यादा आएगा, तो वो हमें पता लगाना है। तो ज़्यादा किस में आएगा, या फिर इक्वल आएगा, या फिर कम आएगा किसी में। तो चेंज निकालने के लिए डिस्टेंस के साथ हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। और जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप देखोगे क्या क्या वैल्यू मिलने वाली, भाई केपी तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का ये आर का ऐसे लिख दो 2 kp तो मैंने आगे लिख दिया, ठीक, डी ओवर डी आर, और इसको आर का पावर -3 लिख दिया। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 kp और आर का पावर -3 कितना हो जाएगा, -3 एंड आर का पावर -3 -1, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली हमारा, ये आ जाएगा आपका माइनस, तो आगे आ गया तो -6 kp अपॉन आर का पावर 4, ये आ गया आपका चेंज इन इक्वेटोरियल फील्ड, ये आ गया। देखो सिमिलरली जब ये एक्सियल वाला, एक्सियल फील्ड में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सिमिलरली जब हम डी ई इक्वेटोरियल में चेंज निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा भाई। इसको हम करेंगे तो सिमिलर यहाँ पर 6 की जगह -3 kp अपॉन आर का पावर 4 आएगा, आप करके देख लेना, क्योंकि यहाँ तो 2 एक्स्ट्रा था ऑलरेडी इसलिए 6 हो गया, नहीं तो 3 आता, ये 3 आता केवल, ठीक है। तो आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को कंपेयर करोगे, किसको, इन दोनों को, तो ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, एक्सियल में आ रहा है, इक्वेटोरियल में कम चेंज है। तो मोर इन केस ऑफ इक्वेटोरियल, मोर इन केस ऑफ एक्सियल ऑफ द डायपोल कंपेयर टू द इक्वेटोरियल, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चेंज ज़्यादा किस में आ रहा है, एक्सियल में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं जरा 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला 2 चार्जेस q एंड -3q आर प्लेस्ड एट द x एक्सिस by the distance d separated, where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये समझना है, पहले तो ये समझना है कि इसको किधर रखना है, इन बिटवीन दीज चार्जेस रखना है, फिर आउटसाइड द चार्जेस रखना है, इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है इट शुड नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो अगर मान लो आपने कहीं यहाँ रख दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये -3q है, इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर लगाएगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए, तो नेट फोर्स 0 कभी नहीं आ सकता, नेट फोर्स 0 कभी आएगा ही नहीं। इट मीन्स बीच में तो आप रख ही नहीं सकते। इधर की बात करें, अगर हम यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या, ये डिस्टेंस काफ़ी कम है और ये चार्ज हमारा इस चार्ज से ज़्यादा है, तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और इसका फोर्स कम रहेगा, रहेंगे तो ये अपोजिट में, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, लेकिन फोर्स इसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको कहीं इधर, ठीक है। तो मान लिया हमने ये x डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, यहाँ हमने रखा है इसको 2q चार्ज को, एंड जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो देखते हैं जरा,
तो इसकी वजह से Q की वजह से जो फोर्स आएगा वो हमारा आएगा, मान लो ये F1 है, वो किधर आएगा, रिपेल करेगा तो इधर आएगा, अट्रैक्शन होगा 3Q की वजह से माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा F2। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, देखो F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2 अगर नेट फोर्स 0 है, और F1 कितना है, KQ इंटू 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K 2Q इंटू 3Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो K गया, 2Q गया, इधर ये Q भी गया, बचा क्या, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा आपके पास 3 अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या बचेगा, होल स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो ये बचेगा, पूरा इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xd एंड माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन x। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर तो नहीं होंगे इसको, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस बी हमारे पास माइनस 2d है, तो माइनस का 2d, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो x इसको नहीं देखना, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और d, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस ऑलरेडी होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2d। ठीक है, एंड प्लस माइनस अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, वही 2d आपका है, माइनस 2d है, माइनस 2d का स्क्वायर करोगे तो 4d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4ac, ए क्या है मेरा 2 और c क्या है मेरा माइनस डी स्क्वायर, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू डी स्क्वायर ये आ गया। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन 2a भी होता है, अपॉन 2a, a कितना है 2, ये 4 हो गया। अब देखो जरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2d प्लस माइनस, देखो 4d स्क्वायर यहाँ से और 4 2 जा 8d स्क्वायर यहाँ से, तो 12d स्क्वायर बन जाएगा, अंदर अंदर क्या बन जाएगा 12d स्क्वायर अपॉन 4 हो गया ये। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4d बाहर आ जाएगा, इसका 2d, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12d स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12d स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3d स्क्वायर, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, d स्क्वायर का d बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2d प्लस माइनस 2d बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा अपॉन 4। अब देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू डी प्लस माइनस डी रूट 3 अपॉन 2। अब माइनस वाला साइन आप नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपने माइनस साइन लिया तो ये वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी, और ये वैल्यू ज़्यादा है ही वैसे भी, तो क्या हो जाएगा, आंसर पूरा नेगेटिव में आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर पॉसिबल है वो कौन सा होगा, d प्लस डी रूट 3 अपॉन 2। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, 21 हम लोगों ने कर लिया है, 22 देखते हैं यहाँ पर क्या है। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट अदर 2 कॉर्नर। देखो ये कैपिटल Q है और ये स्मॉल q है, एक स्क्वायर है हमारे पास इस तरह से, ये स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें कहा कि स्क्वायर के ऊपर 4 कॉर्नर्स में से 2 कॉर्नर्स पे क्या रखा हुआ है, 2 अपोजिट कॉर्नर पे तो ये वाला चार्ज है और 2 अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल q चार्ज है। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन q इज 0 देन q अपॉन q पूछा है, तो q कोई सा भी मान सकते हो आप, ये वाला फिर या फिर ये वाला। तो मैं अगर इसको एज्यूम कर लेता हूँ तो इसमें कहा कि इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स है ये क्या है, ये 0 है। तो भाई नेट फोर्स 0 कब होगा, पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा इधर जाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक।
ये तो पता चल गया हमें, ये फोर्स आएगा किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से, ये हमें दिख रहा है। अब अगर मुझे नेट जीरो करना है तो इसके जस्ट अपोजिट कोई फोर्स आना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। यहाँ लगना चाहिए एक फोर्स जिसकी वैल्यू इसके इक्वल हो। और यहाँ पर फोर्स कब आएगा, जब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इनके जो दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और एक आएगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये दोनों जो फोर्स है हमारे, जो कंपोनेंट आएंगे इस चार्ज का और इस चार्ज के फोर्स का, वो दोनों इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, इस फोर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम अगर बोलूँ कि ये एफ आर है सपोज, ये हमने मान लिया कि ये रिजल्टेंट फोर्स है किसका, इस क्यू का और इस क्यू का। तो फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू ऑन कैपिटल क्यू, पहले निकाल लो कितना होगा, देखो ज़रा, ये हम अगर निकालें स्मॉल क्यू वाला फोर्स तो ये कुछ हमारा ये आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है, साइड आपको दे रखी है क्या, यहाँ पर एल मान लेते हैं या फिर ए मान लो, चलो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर्स आ गया। और यही सेम फोर्स इसका भी होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब इसका रिजल्टेंट बोला है कि इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ कितना आना चाहिए, एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ देखेंगे तो हमारा जब 45 डिग्री पर एग्जैक्ट रिजल्टेंट आना चाहिए, दोनों वेक्टर हमारे क्या है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो रिजल्टेंट, अब ये दोनों इक्वल भी होंगे तो 90 डिग्री पर जो नेट आता है आपका, वो जानते हो आप कितना होता है, नेट फोर्स वो होता है √2 टाइम्स ऑफ गिवन फोर्स, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये आएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप लगा के देख सकते हो, कौन सा लगाओगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लगाओगे, तो क्योंकि F1 F2 सेम है तो √2 FQ आ जाएगा। अब यहाँ पर FQ ये दे रखा है, ये आपको यहाँ दे रखा है, तो ये फोर्स जो है FR, ये इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो भाई F नेट जीरो हमारा कब होगा, ये जीरो जब होगा जब FQ मस्ट बी इक्वल्स टू FR, और FQ मेरा कितना है, FQ की वैल्यू क्या आएगी, K कैपिटल Q फिर कैपिटल Q, K कैपिटल Q, ये हो जाएगा हमारा दिस अपॉन बीच का डायगोनल लेंथ कितना हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल होता है स्क्वायर का √2a, ये इक्वल होना चाहिए किसके, FR के, FR हमारा कितना है, K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, और उसका भी √2 टाइम्स ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो देखो यहाँ से एक Q चला जाएगा, ये Q चला गया, K चला गया, a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास क्या बचेगा, Q अपॉन 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास, √2 बचेगा, एंड साथ के साथ यहाँ आपको क्या दिखेगा, Q और बचेगा। तो देखो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें चाहिए Q अपॉन Q, तो इसको हम जब इधर ले आएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2√2। तो देखो 2√2 ये मैग्नीट्यूड में आ गया, लेकिन यहाँ पर समझना ध्यान से बात को, मैंने कहा कि ये फोर्स हमारा इधर होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। तो ये फोर्स इधर होगा कब, जब ये नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों, जब ये दोनों चार्ज कैसे हो, नेगेटिव हो, क्योंकि तभी ये अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ये तो पॉजिटिव है, इट मीन्स तो ये नेगेटिव भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कूलॉम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन इट्स न्यूक्लियस। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्या करना है, यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, तो बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन इट्स न्यूक्लियस and binds the protons and neutrons in the nucleus of an atom, binds atoms together to form nucleus,
बाइंड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड नहीं करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है, वहाँ पर हमारा न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। सो दैट इज बाय ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नाउ आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसमें क्या दे रखा है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो is held stationary in the uniform vertical upward electric field E. If rho naught is less than rho, then the density of air E is the quanta of charge, then the drop has। इलेक्ट्रॉन्स पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है यहाँ पर ऐसे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑयल ड्रॉप हमारी है, ये स्टेशनरी है, इसने बोला हेल्ड स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रिक ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है ऑयल ड्रॉप, इस पर क्या होगा, एक तो फोर्स आपका नीचे की तरफ लगेगा mg, इसका वेट होगा, और एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा QE। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारा, ये ड्रॉप हमारी स्टेशनरी रहेगी। और Q इक्वल्स टू NE लिख सकते हैं, ये आ जाएगा mg। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो n इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, mg अपॉन E इंटू ई। अब जरा ध्यान से समझो, m को क्या लिख सकते हो, ये ड्रॉप हमारी कैसी स्फेरिकल है, तो ये हो जाएगा 4/3 मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी भाई, डेंसिटी यहाँ एयर नेट डेंसिटी देखना है, तो एयर की भी डेंसिटी है, और ये हमारी क्या है, उस ड्रॉप की डेंसिटी है, ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रो माइनस रो नॉट, नेट जो ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स आएगा हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वही आ जाएगा। ठीक है, इंटू जी, ये आ गया। रो माइनस रो नॉट क्यों किया मैंने, क्योंकि रो इज ग्रेटर देन रो नॉट। तो नेट डेंसिटी, नेट अप जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये उसका वेट एक्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एयर भी अपोज करेगा, एयर उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, उसका जस्ट अपोजिट। आपने ये पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, जब वहाँ पर ड्रॉप वाला केस करते थे तो वेलोसिटी वगैरह निकालते थे, राइट। अपॉन ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मेरा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा आंसर आएगा, राइट। अब इसमें यहाँ ये देखना आपको, ये डेफिशिएंसी होनी चाहिए या फिर एक्सेस होनी चाहिए। तो ये चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिवली चार्ज होगा, कंपैरेटिवली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा रीजन, ये नेगेटिव चार्ज रीजन होगा। तो इसके ऊपर अगर मैंने कहा कि इसके ऊपर फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाए, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होना चाहिए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। इट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E acting along the same plane at an angle with the horizontal side of the square as shown in figure at an angle थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, थीटा एंगल दे रखा है यहाँ, तो इसको थीटा लिख लो। एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द स्क्वायर विल बी इन वोल्ट्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पर ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर है और ऐसे ही सरफेस रखा है, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा अंदर की तरफ, अब बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाएगा, राइट दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो जब आप देखोगे एरिया वेक्टर हमारा इनवर्ड हो गया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जो थीटा आएगा हमारा अल्टीमेटली जो एरिया वेक्टर के साथ होना चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये आप चेक करोगे, जो कि फॉर्मूला हमारा ई ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स का, उसमें यूज़ करते हैं।
तो अब ये थीटा एंगल, ये तो हमारा किसके किसके बीच का, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो ये थीटा आपने यूज नहीं करना, आपने एरिया वेक्टर देखना है। तो एरिया वेक्टर हमारा इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। तो प्लेन ऑफ द पेपर में जब हम देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम आप ध्यान से देखो, तो प्लेन ऑफ द पेपर हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा और ये फील्ड हमारा ऐसा है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे क्या, जेड एक्सिस एक तरह से हो जाएगी, जेड एक्सिस पर हमारा फील्ड हो जाएगा और जेड एक्सिस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फ्लक्स हमारा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। बाकी का डिस्कशन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हमारे 20 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है अभी, तो वो हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें देखेंगे। एंड इसमें आप ये जो सॉल्यूशंस मैंने बताए आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये सिर्फ आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जेई नीट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझकर आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ उसको सोल्यूशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।